हमारे घर टीवी नहीं था क्योंकि मेरे ससुर इमाम मस्जिद थे और मेरी शादी उनके बेटे से हुई थी। मेरे ससुर को दीन से बहुत लगाव था और वो अपनी जिंदगी दीन के बताए हुए तरीके से ही गुजार रहे थे। मगर मेरी सास और नंद उनके बिल्कुल उलट थी। वो सारा दिन घर में बोर होती रहती। मेरे शोहर और ससुर के जाने के बाद वो पड़ोसन के घर टीवी पर ड्रामा देखने चली जाती और जब मैं उन्हें कहती कि मुझे भी साथ ले जाओ तो वो इनकार कर देती और कहती कि तुम घर की रखवाली करो। वो 2 घंटे बाद पड़ोसन के घर से वापस आती, मगर उस वक्त उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरत होती क्योंकि मेरी सास आते ही कमरा बंद करके सो जाती और नंद के जिस्म पर काला ऑयल लगा होता और वो नहाने चली जाती। मैं नंद से पूछती तो वो मुझे कुछ ना बताती और कहती कि इस बारे में तुमने किसी को बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन अचानक मेरी सास और नंद दोनों की तबीयत खराब हो गई। नंद की तो उल्टियां रुक ही नहीं रही थी। मेरा ससुर उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गया। जैसे ही घर आया तो उन दोनों को पकड़कर मारने लगा। फिर जो बात मेरे ससुर ने मुझे बताई उसे सुनकर तो मैं अपने होश खो बैठी। दिल किया कि अभी ये घर छोड़कर चली जाऊं और कभी वापस ना आऊं, क्योंकि मेरी नंद हामला हो चुकी थी और मेरी सास रोज उसे काला ऑयल लगाकर। मेरा नाम नूर है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी को 3 माह होने वाले हैं। मेरी शादी हमारे मोहल्ले के इमाम मस्जिद के बेटे से हुई थी, जो मेरे अब्बू के बहुत ही अच्छे दोस्त बने हुए थे। मेरे ससुराल में टीवी नहीं था क्योंकि मेरे ससुर को ऐसी चीजों से नफरत थी। इन 3 माह में मुझे ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं हुई, मगर कभी कभी मेरी सास और मेरी छोटी नंद का रवैया मेरे साथ खराब हो जाता। वो बिला वजह मुझसे ऐसे नाराज हो जाती जैसे पता नहीं मैंने उनके साथ क्या जुल्म कर दिया है। मेरी 3 नंदे हैं, 2 शादीशुदा हैं और एक कवारी है। जो नंद कवारी है वो मेरी शादी के 2 हफ्ते बाद मुझसे मिली थी। मैंने जब अपनी सास से उसकी गैर मौजूदगी का पूछा, वो कहने लगी सोबिया को उन दिनों टीबी थी, वो अस्पताल में दाखिल थी, डॉक्टर ने उसे छुट्टी नहीं दी, इसलिए वो भाई की शादी में शिरकत नहीं कर सकी थी। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए हमारे साथ ही रहेगी। मेरी वो नंद बहुत खामोश और अपने ही सोचों में मगन रहने वाली लड़की थी। दूसरी नंदे ज्यादातर अपने ही घरों में रहती थी। मेरे ससुर सारा दिन मस्जिद में ही गुजारते, बस खाने के टाइम घर में आते और मेरा शोहर एक प्राइवेट इदारे में जॉब करता था, इसलिए वो भी सुबह होते ही घर से निकल जाता। घर में सास और छोटी नंद ही बाकी रह जाती थी। हम तीनों घर में रहकर घर की जिम्मेदारी संभालती थी। मेरी नंद घर की सफाई में मेरा हाथ बटा दिया करती थी, मगर मुझसे बातचीत बहुत कम करती थी। मैं अकेले घर में बोर हो जाती। मेरा शोहर मुझे मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करने देता था। इस बात पर मैं बहुत हैरान होती। आजकल तरक्की याफ्ता दौर में भी वो अपनी बीवी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से रोक रहा है। सब घर वालों के जाने के बाद मेरी नंद मुझसे कहती, भाभी मैं अम्मी के साथ पड़ोसन के घर टीवी देखने जा रही हूँ। पहली बार तो मैं एकदम से बुखला गई थी। ये किस तरह के लोग हैं, जब ससुर घर होते हैं तो ये दोनों नेक बन जाती हैं और उनके जाते ही कैसे ये रंग बदलती हैं। वो दोनों ये कहकर चली गई। मैं हैरान हुई और दिल ही दिल में सोचती, अगर ससुर जी घर पर टीवी रखने की इजाजत दे दे तो उन्हें इस तरह चोरी से पड़ोसन के घर जाने की क्या जरूरत थी। कई रोज ऐसे ही गुजर गए। वो दोनों माँ बेटी यूं ही चली जाती और कई घंटों बाद आती। एक बार मैंने कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी जब से शादी हुई थी मैं एक बार भी मोहल्ले में किसी के घर नहीं गई थी। सोचा इनके बहाने मेरी भी पड़ोसन से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेरी नंद ने मुझे अपने साथ में जाने से इनकार कर दिया और घबराते हुए कहने लगी, घर में पैसे पड़े हुए हैं, आप घर पर ही रुकें, हम 2 घंटे तक वापस आ जाएंगे। मुझे जवाब देकर वो फौरन घर से बाहर निकल गई। मुझे हैरत हुई, आखिर ये दोनों मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। खैर उनके जाते ही मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। 2 घंटे बाद वो दोनों घर वापस आई तो मेरी नंद नहाने चली गई और अपने उतारे हुए कपड़े साथ ही धो दिए। सास अपने कमरे में जाकर सो गई। उनकी हरकतें मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं हो रही थी। मुझे लगा मैं अपने शोहर को इनके बारे में बता दूं, मगर ये सोचकर चुप हो गई कि कहीं मुझे लेने के देने ही न पड़ जाएं। मेरी नंद जब भी वापस आती तो वो बहुत ही खुश होती। रात में जब मेरा शोहर घर आया, मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि आप अब्बा जी से इजाजत लेकर टीवी ले आए, मैं सारा दिन घर में बोर होती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हमारे घर में कोई भी टीवी को पसंद नहीं करता और दोबारा ये फरमाइश कभी ना करना। अपने शोहर की बात सुनकर मैं हैरान हुई
कि आखिर मेरी नंद और सास तो दोनों ही रोज पड़ोसन के घर जाती हैं। अगले दिन फिर सुबह के 10 बजे मेरी नंद और सास जाने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में इनके साथ जाऊंगी। मैंने आज भी उन्हें खुद को अपने साथ ले जाने को कहा, मगर उन्होंने फिर से मना कर दिया। उनके जाने के बाद मैं उनका छुपकर पीछा करने लगी। वो तीसरी गली में दाखिल होकर एक घर में चली गई। मैं जब दरवाजे के पास आई तो वो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे से थोड़ा आगे एक और दरवाजा था। मुझे उस दरवाजे के अंदर से किसी लड़की की चीखने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो आवाजें मेरी नंद की हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो टीवी देखने आती हैं, भला वो चीखें क्यों मारेगी। मैं घर वापस आ गई और उनके घर वापस आने का इंतजार करने लगी। आज वो 1 घंटे बाद ही वापस आ गई। सास अपने कमरे में चली गई और नंद नहाने के लिए जाने लगी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म पर तेल लगा हुआ है। मैंने हैरान होकर पूछा, ये कहाँ से आया है? जब तुम घर से निकली थी तब तो तुम्हारे जिस्म पर कोई तेल नहीं था। मेरे सवाल ने उसे हैरान कर दिया। वो हैरत ज़दा निगाहों से मेरा सवालिया चेहरा देखने लगी और बोली, वो भाभी पड़ोसन मालिश भी करती है। आज मेरे जिस्म में दर्द था, बस इसलिए मैंने मालिश करवा ली। मुझे जानकर हैरत हुई कि आखिर कुंवारी लड़कियों का क्या काम अपने जिस्म की मालिश करवाना। मुझे जवाब देकर वो गुसल खाने नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली, बहुत फ्रेश महसूस हो रही थी। उसे फ्रेश देखकर मैं अंदर ही अंदर इस कदर हसद महसूस कर रही थी। रात के वक्त जब मेरा शोहर घर वापस आया, मैं उसे खफा होने लगी कि वो हर वक्त सिर्फ काम में ही मसरूफ रहते हैं, मुझे वक्त ही नहीं देते, न कभी कहीं घुमाने लेकर जाते हैं और ना ही मोहल्ले की खवातीन से मिलने देते हैं। हर वक्त यही कहते हैं कि हमारे घर की लड़कियां मोहल्ले में नहीं घूमती हैं, इसलिए चुप करके घर बैठो। अपने शोहर की बात सुनकर मैं आग बगोला हुई और उससे कहने लगी कि कल 10 बजे घर आना, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं उसे उसकी शरीफ माँ और बहन की हरकतें दिखाना चाहती थी, जो अकेले ही दम और मालिशें करवा रही थी। अगले दिन 10 बजते ही मेरी नंद और सास फिर से चली गई। आज मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। कुछ देर बाद मेरे शोहर भी घर वापस आ गए और मुझसे सरप्राइज का पूछने लगे। मैंने कहा, थोड़ी देर तक देती हूँ, आप थोड़ा आराम करें, मैं किचन से आती हूँ। मेरे शोहर को जब अपनी बहन और माँ कहीं नजर ना आई तो उसने मुझसे मेरी नंद सोबिया और अपनी माँ के बारे में पूछा। मैंने साफ सच बता दिया कि वो पड़ोसन खाला के घर टीवी देखने का बहाना बनाकर मालिश करवाने जाती हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो खामोशी से अपनी बहन और माँ के आने का इंतजार करने लगा। जब मेरी नंद घर वापस आई, अपने भाई को घर में देखकर उसका चेहरा खौफ के मारे जर्द हो गया। मेरे शोहर ने अपनी माँ और बहन को बहुत डांटा। मुझे लगा था वो उनसे पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा शोहर वापस काम पर चला गया था। मेरी नंद बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं जब उसे चुप करवाने उसके पास गई तो वो मुझे काट खाने को दौड़ने लगी और बोली, तुमने ही भाई को हमारी शिकायत लगाई है, वरना उन्हें कभी पता नहीं चल सकता था। सोबिया की बात सुनकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सास ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगी, तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया, तुम्हारा मैं बहुत जल्द बंदोबस्त करूंगी। अपनी सास की धमकी सुनकर मैं डर गई और साथ हैरान भी थी कि आखिर माजरा क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है इन सब के दरमियान। मेरी सास और मेरी नंद मुझसे बात तक नहीं करती थी। अब मेरी सास मेरे शोहर के सामने मेरे हर काम में गलतियां निकालने लगी थी। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, मेरा पांव फिसला और हाथ में उठाई चाय की ट्रे जमीन पर गिर गई। मैं रोने लगी। मुझे चुप करवाने की बजाय मेरे शोहर मुझे डांटने लगे। आखिर मेरे ससुर उन्हें टोक कर मुझे तसल्ली देने लगे कि परेशान मत हो। मेरी सास बोली और कहने लगी, तुम इतने महीने से मेके नहीं गई हो, शायद इसी वजह से परेशान रहने लगी हो। कुछ महीने के लिए अपने मेके चली जाओ, तुम्हारा दिल लग जाएगा। वो इतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे मेके भेजकर खुद माँ बेटी आजाद होना चाहती थी। मेरी वजह से उनकी बेटी इतने दिनों से मालिश जो नहीं करवा पा रही थी, मेरी सास ने जबरदस्ती मेरे शोहर के साथ मिलकर मुझे भेज दिया। मैंने अपने शोहर को कहा कि वो मुझे 1 हफ्ते बाद आकर ले जाएं। उन्होंने हामी भरी। मुझे मेके आए 1 हफ्ता ही हुआ था, मगर मेरे शोहर का मुझसे कोई राब्ता नहीं था। मेरी भावज हर दिन मुझसे मेरे शोहर के मुतालिक पूछती थी कि तुमसे मिलने क्यों नहीं आता और ना ही तुम्हारा उसके साथ कोई मोबाइल फोन पर राब्ता है। भावज के सवाल सुनकर मैं तंग आ जाती। वो जब भी अम्मी के सामने मेरे शोहर के मुतालिक सवाल पूछती तो मेरी अम्मी परेशान हो जाती।
बिलाखिर एक दिन मैंने अब्बू के नंबर से अपने शोहर को कॉल की और उन्हें आने का कहा। मेरी बात सुनकर वो आगे से कहने लगे कि मैं किसी काम में मसरूफ हूँ, कुछ दिन बाद खुद लेने आ जाऊंगा। मैंने जब कहा मैं खुद अब्बू के साथ ही घर आ जाती हूँ, तो कहने लगे इसकी जरूरत नहीं है, अम्मी अब्बू किसी शादी पर गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद वापिस आएंगे। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज सुबह ही मेरी सास को मेरी भांवज ने बाजार में देखा था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने कल ही अपने ससुराल वापस जाने का फैसला किया और घर वालों से अपनी सास की बीमारी का बहाना बनाकर अपने ससुराल चली आई। मैं घर के थोड़े फासले पर थी जब मेरी नजर एक बड़ी उम्र के लड़के पर पड़ी। वो दरवाजे से निकलकर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। घर में दाखिल हुई तो देखा मेरी नंद और मेरी सास घर पर ही मौजूद थे। मुझे अचानक घर में देखकर दोनों डर गईं। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई। मैं मजीद उन माँ बेटी के मामले में बोलकर अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी। माँ बेटी दोनों में मुझे पहले ही दिन से कुछ खराबी नजर आ रही थी। रात को जब मेरे शोहर घर वापस आए, मुझे देखकर शर्मिंदा हुए। मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उनसे बात किए बिना ही मैं सो गई। अगले दिन मेरी नंद को एक नई बीमारी लग गई। उसे जिल्द की एलर्जी हुई और वो अपने पूरे जिस्म पर खारिश कर रही थी। उसकी जिल्द सुर्ख हो गई थी। मैंने जब उससे पूछा क्या हुआ है, तो कहने लगी मुझे कुछ दिनों से जिल्द की एलर्जी हुई है, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैंने इंसानियत के नाते कहा, तो कहने लगी भाभी मेरी एलर्जी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, मैं पड़ोसन खाला के दम किए हुए पानी से नहाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर बोली कि मुझे उनके घर जाकर ही नहाना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि आखिर इसकी हर बीमारी का इलाज सिर्फ पड़ोसन खाला के घर ही क्यों छुपा हुआ है। डॉक्टर के पास तो वो जाती नहीं है, सिर्फ पड़ोसन खाला के घर ही कभी मालिश करवाती है तो कभी वहां जाकर नहाती है। क्यों? उस घर के पानी में ऐसी क्या खास बात है जिससे नहाते ही एलर्जी खत्म हो जाती है? मैं पूछे बिना ना रह सकी। असल में भाभी वो खाला का दम वाला पानी उनके घर से बाहर निकालने की इजाजत नहीं है, बस इसलिए जाती हूँ। इत्तेफाक से मेरे ससुर दूसरे कमरे में मेरी और नंद की बातें सुन रहे थे। वो बार बार अपने बदन पर खारिश कर रही थी। मैंने उसे अपने साथ उन खाला के घर जाने का कहा, मगर मेरे ससुर ने सख्ती से मना कर दिया और कहने लगे जवान लड़कियां अकेले मर्दों के घर नहीं जाती हैं, लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। वो गुस्से में ये कहते हुए बाहर चले गए। मेरी नंद ने सख्त लहजे में अपने बाप को जवाब दिया। मैंने कभी दोनों बाप बेटी को एक दूसरे से खुशगवार तरीके से बातचीत करते नहीं देखा था। मेरी नंद हमेशा बाप से खफा खफा सी रहती थी। मेरे ससुर और मेरे शोहर सख्त मिजाज के मालिक थे और मेरी नंद को कभी घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया था। मेरी नंद की कोई भी सहेली कभी हमारे घर से मिलने नहीं आई थी। मुझे लगा था कि शायद इस वजह से वो बाप और भाई से खफा खफा रहती है। फिर मेरी सास अपनी बेटी को लेकर पड़ोसन खाला के घर चली गई। वो दोनों 1 घंटे बाद वापस लौटी। मेरी नंद के कपड़े और बाल खुश्क थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो नहाई है। अलबत्ता घर आकर उसने गुस्ल लिया। रात के वक्त उसकी एलर्जी खत्म हो गई। रात के वक्त मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी जब मैं अपने शोहर से कहने लगी कि वो इतने सख्त मिजाज के इंसान क्यों हैं, अपनी बीवी और अपनी बहन पर इतने पहरे क्यों लगा रखे हैं। मेरी बात पर वो हंसने लगे और कहने लगे मर्द पर औरत की पाबंदी लगाने की यही वजह होती है कि वो उस पर एतबार नहीं करता, वो नहीं चाहता कि औरत को आजादी दे। अपने शोहर की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर मैं उनकी सोच को बदल नहीं सकती थी। जब से मेरे ससुर ने अपनी बेटी की बातें सुनी थी, वो ज्यादातर घर में रहते, बस नमाज के वक्त मस्जिद जाते और फिर जल्दी से वापस आकर मुझ पर और अपनी बेटी पर नजर रखते। दिन के वक्त मेरी बड़ी नंद अपने बच्चों के हमरा हमारे घर आई। अपनी बेटी को देखकर मेरी सास बहुत खुश हुई, अलबत्ता मेरे ससुर नहीं खुश हुए। शाम के वक्त मुझे किचन में खाना बनाने की ड्यूटी देकर वो दोनों माँ बेटी खुद छत पर जाकर खुफिया बातें करने लगी। अलबत्ता मेरी छोटी नंद बेचैनी से सहन में टहल रही थी और बार बार छत की जानिब देख रही थी। मेरे ससुर ने जब अपनी बड़ी बेटी को घर की दहलीज पर देखा, उसे मिले बिना ही अपने कमरे में चले गए, शायद किसी बात पर खफा थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने उसका तारुफ पूछा तो कहने लगा शुमाइला बाजी को बुला दे, मैं उन्हें लेने आया हूँ। वो मेरी बड़ी नंद का पूछ रहा था। मैंने उसे इंतजार करने को कहा और अपनी बड़ी नंद को बुलाने उनके कमरे में चली गई। अचानक मुझे अपने ससुर के चीखने की आवाजें सुनाई दी।
मैं जब बाहर आई तो देखा कि ससुर उस लड़के को गिरेबान से पकड़कर मार रहे थे। मेरी सास और मेरी बड़ी नंद ने आगे बढ़कर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। मेरा ससुर उसे सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि दफा हो जाओ मेरे घर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। मेरी सास मेरे ससुर को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई और मेरी बड़ी नंद उस लड़के के साथ अपने ससुराल वापस चली गई। उनके जाने के बाद जब मैंने अपनी छोटी नंद से उस लड़के के मुतालिक पूछा तो वो कहने लगी, वो लड़का आप ही का देवर है और अब्बा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बस इसी वजह से अब्बा उसे अपने घर। वो मजीद कुछ बताना चाह रही थी मगर मेरी सास ने उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अगले दिन फिर मेरी नंद को जिस्म पर एलर्जी हो गई। हर बार की तरह आज भी मेरी सास उसे साथ लेकर पड़ोसन के घर नहलाने लेकर चली गई। इत्तेफाक से आज ससुर घर मौजूद नहीं थे। 5 मिनट बाद मेरी सास अकेले ही घर वापस आई। जब मैंने उनसे सोबिया के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, खाला के पास रश था इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गई हूँ। सोचा घर आकर मशीन लगा लूंगी। मेरी सास ने कहा मगर उन्होंने कोई मशीन नहीं लगाई। मेरी नंद कुछ घंटों बाद खुद ही घर वापस आ गई। अगले दिन मेरी नंद की तबीयत कुछ खराब थी, वो उल्टियां कर रही थी। इत्तेफाक से मेरी सास की तबीयत भी खराब थी, वो रजाई लेकर सोई हुई थी। मैंने उन्हें ना जगाया और नंद को कहवा बनाकर दे दिया मगर उसे फिर भी आराम नहीं आ रहा था। मैंने अपनी नंद को डॉक्टर के पास जाने का कहा मगर उसने इनकार कर दिया। वो हर 5 मिनट बाद उल्टी कर रही थी। इतने में मेरे ससुर भी घर में दाखिल हुए। बेटी को देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मेरी नंद को अस्पताल ले जाने की बात करने लगे मगर मेरी नंद ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और मुझसे इल्तिजा करने लगी कि भाभी आप ही कुछ करें, खुदा के लिए अब्बा को अस्पताल जाने से रोकें वरना वो मुझे जान से मार देंगे। वो मेरे पांव पड़ने लगी। उसे घबराता हुआ देखकर मुझे उसकी हालत पर तरस आने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो बाप के साथ अस्पताल जाने से क्यों डर रही है मगर फिर भी मैंने अपने ससुर से कहा कि अब्बा जी मैं सोबिया को अस्पताल ले जाती हूँ मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो खुद ही उसे अस्पताल लेकर चले गए। कुछ देर बाद मेरी सास उठी तो सोबिया के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें उसकी हालत के बारे में बताया तो वो अपनी तलियां मलने लगी और कहने लगी, आज हमारी खैर नहीं है, कम वक्त तूने मुझे उठाया क्यों नहीं था। अब तुम ऐसा करो, आकिब को कॉल कर दो और उसे जल्दी घर आने का कह देना मगर सोबिया के बारे में कुछ मत बताना। अपनी सास की बात मानते हुए मैंने उनके मोबाइल से आकिब का नंबर मिलाया और उन्हें घर आने को कहा। कुछ देर बाद मेरे ससुर और सोबिया घर में मौजूद थे। सोबिया रो रही थी, अलबत्ता मेरे ससुर गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने आते ही मेरी सास को उनके बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। ये सब क्या हो रहा था मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उन्हें छुड़वाना चाहा मगर मैं नाकाम रही। इतने में मेरे शोहर भी घर आ गए। उन्होंने अपनी माँ को मजीद मार पड़ने से बचा लिया और अपने अब्बा से ऐसा करने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, सोबिया माँ बनने वाली है और ये सब तुम्हारी माँ की आजादी की वजह से हुआ है। ये बेटी के गुनाह में बराबर की शरीक है। अपने ससुर की बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरी कंवारी नंद माँ बनने वाली थी। अचानक मेरी सास ने रोते हुए मेरे ससुर को कहा, ये सब आपके गलत फैसले की वजह से हुआ है। सोबिया की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं। आपने पहले सोबिया की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी शुमाइला के देवर से कर दी मगर जब सोबिया उससे मोहब्बत करने लगी, दिल से उसे अपना शौहर मानने लगी तो आपने उसे जबरदस्ती घर बिठा लिया और तलाक दिलवाने के मंसूबे बना लिए सिर्फ इस वजह से कि वो काम चोर है, बाप के पैसों से गुजारा करता है। काम चोर तो वो पहले भी था, फिर आपने शादी ही क्यों की थी। हकीकत तो ये है सोबिया माँ बनने वाली है। आपके डर की खातिर वो अपने बच्चे को गिराने चली थी, इसलिए वो हर दिन मालिश करवाने जाती थी ताकि उसका हमल गिर सके मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सोबिया के चाहने के बावजूद उसका हमल बरकरार रहा। ये बात जब से मुझे पता चली थी मैं उसे पड़ोसन खाला का कहकर एक दाई के पास लेकर जाती थी ताकि इस मसले का कोई हल निकाल सकूं। ये बात जब हमारे दामाद और शुमाइला को मालूम हुई तो वो आपसे मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहते थे। इमरान सोबिया और अपने बच्चे की खातिर अब काम करने के लिए तैयार है, बल्कि उसने तो जॉब भी ढूंढ ली है मगर आप हैं जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते। सोबिया ने हमेशा आपके हर फैसले का एहतराम किया है सिर्फ इस वजह से कि कहीं उसका बाप उससे नाराज ना हो जाए मगर आप अभी भी सिर्फ खुदगर्जी दिखा रहे हैं। अभी भी वक्त है, अपनी अना को अपनी बेटी की खुशियों के सामने कुर्बान कर दें।
मेरी सास की बात सुनकर मेरे ससुर की आंखें नम हो गईं। वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहे थे कि बेटियों को अपनी अना और जिद के सामने कुर्बान नहीं करना चाहिए। अगर बेटी सर झुकाकर बाप के फैसले को कबूल करती है तो बाप का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को हक दे। मेरे ससुर ने उसी दिन अपने दामाद को बुलाया और फिर बेटी और दामाद से माजरत करके बेटी को उसके साथ रुखसत कर दिया। और इमरान ने भी वादा किया कि अब वो जॉब करेगा और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। आज सब कुछ ठीक है और हम सब अपने अपने घरों में खुश हैं।